तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन, ये सारा कुछ कर चुके हैं। टेंजेंट नॉर्मल में हम लोगों ने ये टेकअप किया कि किसी भी कर्व के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं और टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल रिप्रेजेंटेशंस के लिए टेंजेंट और नॉर्मल कैसे लिखते हैं, फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, दो कर्व किस एंगल पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं और वो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ये डिसाइड करते हैं कि दो कर्व जो है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और फिर सब टेंजेंट और सब नॉर्मल्स का भी कॉन्सेप्ट हमने टेकअप किया। दिस ऑल is covered under the chapter which is called first part of application of derivative, AOD 1. अब इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है उस पे मूव करने जा रहे हैं, which consists of monotonicity and its various application, and then curvature and its application, and finally maxima and minima. तो आज के इस कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिसिटी एंड हाउ डू वी इंटरप्रेट द मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? सो टॉपिक पहले आप मेंशन कर देंगे। टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 2, and under which we are going to discuss the monotonicity of function and its applications. तो पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मोनोटोनिक बिहेवियर या मोनोटोनिसिटी का लिटरल मीनिंग है क्या। मोनोटोनिसिटी किसी फंक्शन का मीनिंग क्या है? तो जब हम बात करते हैं कि कोई फंक्शन मोनोटोनिक है या हम किसी फंक्शन की मोनोटोनिसिटी की बात कर रहे हैं, तो मोनोटोनिसिटी में हम करते क्या? तो मोनोटोनिसिटी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग ऑब्लिक कांस्टेंट बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन। मतलब किस पॉइंट या किस इंटरवल में फंक्शन असेंड कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कब वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और कब किस इंटरवल में वो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मींस इट बिहेव्स एज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब ये पहले थोड़ा बहुत तो बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि कोई फंक्शन का इंक्रीजिंग होना मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि उसकी आउटपुट्स का इंक्रीज करना। डिक्रीजिंग होना मतलब उसके आउटपुट का डिक्रीज करना, और कांस्टेंट होना मतलब है कि इनपुट हम वेरी करते जा रहे हैं बट आउटपुट कांस्टेंट है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि स्टडी ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कांस्टेंट बिहेवियर ऑफ फंक्शन ओवर एन इंटरवल व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब ये सारा डिस्कशन होगा जब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं। इनपुट होता है एक्स कोऑर्डिनेट पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन का इनपुट इंक्रीज कर रहा है, और इनपुट इंक्रीज कर रहा है, फिर हम देखते हैं कि आउटपुट के साथ क्या हो रहा है। आउटपुट इंक्रीज कर रहा है या आउटपुट डिक्रीज कर रहा है या आउटपुट कांस्टेंट है और द ग्राफ ऑफ फंक्शन, राइट? जैसे अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, सिंपल सा एक ग्राफ ड्रॉ करूं फंक्शन का। मान लो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और उस फंक्शन का एक ग्राफ है। सपोज करो उस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। और फिर मान लो ये कांस्टेंट है ऐसे, और फिर ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा कोई फंक्शन का ग्राफ है, ये y एक्सिस है बेटा, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है,
दिस इज एक्स एक्सिस, और ये फंक्शन हमने बोला y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब आप देख रहे हो प्राइमरीली तो आपको दिख ही रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट से राइट ट्रेवल करेंगे। लेफ्ट से राइट ट्रेवल करने का मतलब है इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स, या इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। इनपुट की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, और फिर हम साइमल्टेनियसली ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आउटपुट का बिहेवियर क्या है। व्हेन आई से आउटपुट, आप जानते हो आउटपुट मतलब है कि y देखो ये है, फिर x इंक्रीज किया y और छोटा हो गया, x इंक्रीज किया और y और छोटा हो गया। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन डिसेंडिंग डाउन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जितना पोर्शन डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग पार्ट का था वो मैंने हाईलाइट कर दिया। देखो ये डिक्रीजिंग पार्ट का, सॉरी फ्री हैंड टूल लो, ये देखो ये डिक्रीजिंग पार्ट का है। अब इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद फंक्शन का नेचर में एक चेंज आ रहा है। क्या? अब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग जोन में जा रहा है, अब इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। देखो ये इंक्रीज कर रहा है, तो यहां तक फंक्शन एक इंक्रीजिंग नेचर को पजेस कर रहा है। मतलब अगर इसको मैं दिखाऊं तो ये इंक्रीजिंग नेचर है फंक्शन का। और इसके बाद फिर हमने ऑब्जर्व किया कि फंक्शन फिर से क्या हो गया, फिर से डिक्रीजिंग हो गया। और इसके बाद का ऑब्जर्वेशन थोड़ा डिफरेंट है। अब फंक्शन क्या दिख रहा है, इसके बियॉन्ड फंक्शन ये यहां से यहां तक हमें कांस्टेंट नेचर का दिख रहा है। और उसके बाद फिर से फंक्शन क्या हो रहा है, एक डिसेंडिंग डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे केसेस को देखो तो ये डिक्रीजिंग है, फिर ये तुम्हारा इंक्रीजिंग बिहेवियर है ना, यहाँ पर इंक्रीजिंग जोन है, और फिर ये फिर से डिक्रीजिंग जोन है, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, और ये फिर से डिक्रीजिंग जोन है। और ये सारे प्रोसेस का, ये सारे ऑब्जर्वेशन में हमें क्या देखना है कि एक्स क्या हो रहा है। तो एक्स, वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब कहने का मतलब डेल्टा एक्स जो होगा, अगर ये वैल्यू और दो वैल्यू एक्स की है तो एक x1 है और एक x2 है, राइट। तो ये x2 है फाइनल वैल्यू और ये x1 है इनिशियल वैल्यू। और डेल्टा एक्स जो चेंज इन एक्स होगा वो हमेशा फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होता है। मतलब इस केस में x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से राइट ट्रेवल कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा वाई देखेंगे, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई का साइन यहां पर डेल्टा वाई क्या होगा, तो y2 छोटा है y1 बड़ा है, तो ये डेल्टा वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जबकि यहाँ डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर फिर डेल्टा वाई क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पर डेल्टा वाई क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि y चेंज ही नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर डेल्टा वाई फिर से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है, कोई भी बच्चा इसको ऑब्जर्व करके देख सकता है कि y आउटपुट की फाइनल वैल्यू और आउटपुट की इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस जो है वो चेंज इन आउटपुट हुआ। तो ये इनिशियल वैल्यू आउटपुट की है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आउटपुट लो तो ये फाइनल वैल्यू आउटपुट की है। ये y फाइनल है और ये y इनिशियल है, और इस वजह से आप देख लो डेल्टा y होता है y फाइनल माइनस y इनिशियल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा केस वाइज देखें तो फर्स्ट केस के लिए नेगेटिव है ना, नेगेटिव, केस 1 और केस 2 के लिए पॉजिटिव, और केस 3 के लिए नेगेटिव, और केस 4 के लिए 0, और केस 5 के लिए पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। ये एज पर दी ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था, ये थर्ड केस था, और ये फोर्थ केस है, और ये पांचवा केस है लास्ट, जो सेगमेंट्स मैंने डिफाइन किए। तो मोनोटोनिसिटी जो है किसी फंक्शन की, ये सारे बिहेवियर्स का स्टडी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट बिहेवियर का स्टडी है। अब बात आती है कि मोनोटोनिसिटी को स्ट्रिक्ट टर्म्स में डिफाइन करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को
हाईलाइट करना पड़ेगा, क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है, फाउंडिंग बातें क्या क्या है। तो आप लिखेंगे फॉलोइंग 4 टर्म्स shall be clearly understood. Following 4 terms shall be clearly understood in order to understand the monotonicity of function in an interval. तो मैंने बोला to understand monotonicity in an interval of फंक्शन की मोनोटोनिसिटी किसी इंटरवल में समझने के लिए 4 बातें रिक्वायर्ड है। तो ये 4 बातें 4 टर्म्स में डिफाइन करने जा रहा हूं। 4 terms shall be defined. पहला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? एंड व्हाट इज नॉन डिक्रीजिंग? नॉन डिक्रीजिंग टर्म क्या है? तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो हम लोग पहले भी मोनोटोनिसिटी का कर चुके हैं, है ना, फंक्शंस करते समय। अब हम उसको ज्यादा क्रिप्टिव फॉर्म में डिफाइन करेंगे, मतलब उसके डिटेल्स में जाएंगे, माइनर डिटेल्स में जाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक पर। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर का क्या मतलब होता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और फिर चौथा टर्म है नॉन इंक्रीजिंग का क्या सेंस होता है? नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन अगर हम बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है? ये चारों टर्म अगर हम अच्छी तरह से समझ लें तो उसके बाद इस टॉपिक में सिर्फ एप्लीकेशन रह जाता है इन्हीं बातों का जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, और क्लासिफिकेशन रह जाता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये सारी बातें 1 by 1 वी आर गोइंग टू टेक अप, ये चारों केसेस। अब किसी भी इंटरवल में कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई इनपुट को इंक्रीज करते जा रहे हैं और आउटपुट अगर कंटिन्यूअसली बड़ा होता जा रहा है, बाय इंक्रीजिंग द इनपुट आउटपुट इंक्रीजेस, तो बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज वन थिंग, वो अभी करेंगे हम। अच्छा, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? नॉन डिक्रीजिंग मतलब है कि फंक्शन डिक्रीज नहीं कर रहा है। डिक्रीज नहीं कर रहा मतलब इंक्रीज कर रहा है या हो सकता है कांस्टेंट हो। इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट, डिप नहीं करेगा, इट विल नॉट डिप डाउन। तो ऐसे क्या, इंक्रीज किया कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज किया, तो ये हो गया नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं कर रहा है, नॉट डिक्रीजिंग। तो इसमें 2 बातें होंगी, आइदर इंक्रीजिंग और कांस्टेंट। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आ गया कि जब हमने बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, और अगर ऐसे जाते हुए और कहीं कुछ इंटरवल में कांस्टेंट हो गया ऐसा, तो ये जो है नॉन डिक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअसली ग्राफ नीचे की तरफ डिप हो रहा है, ऐसा। अब चाहे इस तरह से डिक्रीज कर रहा हो या इस तरह से डिक्रीज कर रहा हो, वो डिक्रीज करने का रेट चेंज हो सकता है, बट डिक्रीज कर रहा है लगातार। और नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? इंक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब या तो डिक्रीज कर रहा है और या तो कांस्टेंट है, डिक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ अगर है तो इसको हम बोलते हैं क्या? नॉन डिक्रीजिंग। तो सेंस मैंने समझाने की कोशिश करी कि कब आप बोलोगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कब बोलोगे नॉन डिक्रीजिंग है, कब बोलोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कब बोलोगे नॉन इंक्रीजिंग है। ये किसी इंटरवल की बात करें, एक इंटरवल में फ्रॉम समवेयर टू समवेयर फंक्शन का एक पार्ट ऑफ द फंक्शन, पार्ट ऑफ द कर्व को एनालाइज करके ये डिटरमिन करेंगे।
तो ग्रॉसली मोनोटॉनिसिटी का मतलब हो गया, बट अब इसको मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो हमें सबसे पहले मोनोटॉनिसिटी एट सर्टेन पॉइंट पे जाना पड़ेगा कि एक पॉइंट पर फंक्शन को कब हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो लेट अस डिफाइन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स। जो हमने बताया कि ठीक है ये कर्व है, ये मोटी मोटी बात अगर देख के बोलो तो ये फंक्शन जैसे था, देखो इस ग्राफ पे देखो, है ना। तो इस ग्राफ पे अगर मैं बोलूं द फंक्शन which is shown in this figure is strictly decreasing from minus infinity to a, लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द डोमेन से a तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्लियर दिख रहा है। a टू b इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी दिख रहा है। एंड b टू c इट इज फर्दर डिक्रीजिंग, ये भी दिख रहा है। एंड c ऑनवर्ड इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये तो आप ग्राफ देख करके पता कर ही सकते हो, इतनी बातें तो आप ग्राफ देख के भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये भी आपको समझ में आ गया कि इस तरह के मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ फंक्शन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा वो 4 पॉइंट्स जो अभी मैंने बताए। पहला, कब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कब नॉन डिक्रीजिंग है, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और कब नॉन इंक्रीजिंग कैटेगराइज होगा। और ये सारे पॉइंट को मैथमेटिकली समझने के लिए हमें इंटरवल की बात अभी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे कि एक पॉइंट पर फंक्शन कब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, मतलब मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट का मतलब क्या है। तो आप लिखेंगे इफ अ फंक्शन एफ एक्स फॉलोज। अब हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करने जा रहे हैं कि मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट का क्या मीनिंग है। अ फंक्शन एफ एक्स if follows any one of the following of the above said four natures strictly increasing or strictly decreasing or non-decreasing or non-increasing at a point x equal to a, then it is said to be monotonic at a. It is said to be monotonic at a. तो सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है भाई, कि अगर कोई फंक्शन किसी स्पेसिफिक पॉइंट x इक्वल टू a पर ये 4 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी पजेस करता है, मतलब अगर उस पॉइंट पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या उस पॉइंट पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है, या उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग है, ये चारों में से कोई एक बिहेवियर को शो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर मोनोटोनिक है। बट द क्वेश्चन इज, हमें पता कैसे चलेगा, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ फंक्शन इज शोइंग वन ऑफ द अबव 4 बिहेवियर एट दैट पॉइंट। तो उस बात के लिए हम कुछ कंडीशंस लिखेंगे, तो एक एक बिहेवियर को हम इलैबोरेट करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, तब लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर। तो पहला टर्म होगा, पहला हेडिंग होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो चारों केसेस को इलैबोरेट करके डिफाइन करने जा रहे हैं मैथमेटिकली। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक फंक्शन किसी पॉइंट ए पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब हम उस पॉइंट ए से गुजरेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट। मतलब ए से लेफ्ट में क्या है, ए माइनस एच, थोड़ा जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, ए माइनस एच। ए माइनस एच से ए प्लस एच को ट्रांजिट करो इनपुट को, और हर एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट को ऑब्जर्व करो। So by traveling from left to right across that point, if the values of function are
असेंडिंग, इंक्रीजिंग, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो लिख दो इस बात को भाई, a function fx is said to be strictly increasing at the point x equal to a if and only if, अभी क्या मैं बात कर रहा था, क्या बता रहा था कि a के लेफ्ट में इनपुट क्या है, a माइनस एच, a माइनस एच से बड़ा इनपुट क्या है a, और a से बड़ा इनपुट क्या है a प्लस एच। a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ a माइनस एच, और f of a और f of a plus h. By increasing the input, traveling from left to right, by increasing the input, the output increases. मतलब f of a minus h is less than f of a and f of a is less than f of a plus h. अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये आ गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने के लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैथमेटिकली फंक्शन पर क्या कंडीशन होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? एक बार बहुत ही कूल माइंड से इस बात को ऑब्जर्व करो, और बेटर होगा कि उसको जरा ग्राफिकली देखो। ग्राफ पर अगर देखोगे तो और क्लियर होगा। यहां पर एक ही क्वेश्चन रह जाता है एच क्या है, तो एच के बारे में आई होप यू आर स्टिल वेरी क्लियर दैट एच आपकी लाइफ में कहां से आया, जब हमने पहली बार लिमिट को डिफाइन किया। तो एच वही मीनिंग पजेस करता है यहां पर। तो एच यूजुअल सेंस में क्या है, एच इज अ पॉजिटिव इन्फिनिटेसिमल, वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव। इसको अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं तो ये जो डिस्कशन हो, जो आपने डिस्क्राइब किया इंक्रीजिंग होने की कंडीशन, वो डिस्क्रिप्शन का ग्राफिकल सेंस कुछ ऐसा होगा कि फंक्शन मान लो ऐसा कुछ है, और ये पॉइंट है ए, और ए पर फंक्शन की वैल्यू ए कॉमा एफ ए एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट एफ ए इसका आउटपुट है। ए से लेफ्ट में ए माइनस एच है, ए के राइट में ए प्लस एच है। तो आप देखोगे कि ए माइनस एच पर फंक्शन का आउटपुट ये है, और ए प्लस एच पर फंक्शन का आउटपुट ये है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच ये वैल्यू है, ये एफ ऑफ ए है, और ये एफ ऑफ ए माइनस एच है। आप खुद जजमेंट ले लो भाई कि कौन बड़ा है। डेफिनेटली एफ ऑफ ए माइनस एच सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा एफ ए, और सबसे बड़ा एफ ऑफ ए प्लस एच है। तो इनपुट इंक्रीजेस देन आउटपुट स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस, इसी को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस पर, कुछ एग्जांपल आप बोलो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर अगर m पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव स्लोप की कोई भी लाइन इंक्रीजिंग नेचर की होगी। या एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस a ग्रेटर देन 1 है, या एफ एक्स इज इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका बेस a ग्रेटर देन 1 है। ये सब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये सब क्या है, टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं किसके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर वाले फंक्शंस के। तो ये बात समझ में आ गई भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का सेंस अगर समझ में आ गया, तो यही बात अगर मैं जीरो पर बात करूं तो जीरो पर क्या होगा, तो वो भी डिसाइड कर सकते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक फंक्शन मैं दे रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं, और आप उसको ऑब्जर्व करो और जो पूछा जाए उसके बारे में बताओ। Observe the function f(x) which is discontinuous at x equal to 0। ये फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर दिया जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, एंड इट इज 3 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. Try to find out or figure out what is the nature of this function in terms of monotonic behavior at x equal to 0. तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इस फंक्शन को ड्रॉ करते हैं. चलो, तो ये फंक्शन को अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो 0 के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये एक इन्वर्टेड पैराबोला है. 1 माइनस 2x स्क्वायर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है. 0 पर वैल्यू 1 है, मान लो ये वैल्यू 1 है, और 0 के लेफ्ट में ये ग्राफ है. x इसका रूट होगा, एक्स स्क्वायर 1/2 होगा, तो x की वैल्यू 1/√2 होगी. तो 1/√2 मतलब ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा. और इसके बाद का नेचर कैसा होगा फंक्शन का, तो राइट साइड में एक पैराबोला है. 0 पर लेफ्ट वाले डेफिनेशन में 0 इनपुट अलाउड नहीं है, मतलब 0 पर वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 को ये अप्रोच करेगा, 1 लिमिट होगी इसकी. ठीक है, 1 वैल्यू नहीं होगी, 1 क्या होगी, लिमिट होगी. 0 पर वैल्यू कहां से आएगी, तो बोला भाई 0 पर वैल्यू चाहते हो तो आप नीचे वाला ग्राफ देखो उसका, 3. तो 0 पर वैल्यू आ रही है 3, तो मान लो ये 3 है, और इसके बाद ग्राफ कैसा है, अपवर्ड ग्राफ है, ऐसा ऐसा ग्राफ. अब ये फंक्शन का वैल्यू अगर देखो तो एफ ऑफ 0 क्या है, तो हमने बोला कि एफ ऑफ 0 जो है वो 3 है, और एफ ऑफ 0 माइनस एच क्या है, 0 के जस्ट लेफ्ट में, ये तो 0 है, 0 यहां कहीं, यहां पर वैल्यू क्या थी, ये 1 है और ये 3 है, तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इट इज एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू 1 से थोड़ा सा कम, 1 माइनस कुछ ले लेते हैं 2h स्क्वायर, और एफ ऑफ 0 प्लस एच क्या होगा, तो 0 से जस्ट राइट में अगर देखो तो वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 प्लस एच स्क्वायर है. अगर इन वैल्यूज को कंपेयर करो तो क्या आ रहा है, 1 माइनस 2h स्क्वायर इज डेफिनेटली स्मॉलर देन 3, एंड 3 स्मॉलर देन 3 प्लस एच स्क्वायर. तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि एफ ऑफ 0 माइनस एच एफ 0 से छोटा है, और एफ 0 प्लस एच से छोटा है. तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है एट x इक्वल टू 0. तो मैंने यहां से कंक्लूड कर दिया कि एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. मतलब हमें 0 के आगे नहीं जाना है, 0 के से ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं ट्रेवल करना है. हो सकता है इसके बाद ये आगे डिप कर रहा हूं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस पॉइंट पर मैं मोनोटोनिसिटी टेस्ट कर रहा हूं उस पॉइंट के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट और उस पॉइंट और इमीडिएट राइट की 3 वैल्यूज को कंपेयर करना है. वहीं से डिटरमिन हो जाएगा कि फंक्शन उस पॉइंट पर इंक्रीजिंग है या नहीं. तो ये बात भी समझ में आ गई भाई कि ये फंक्शन का ग्राफ है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एट एक्स इक्वल टू 0. अब आते हैं दूसरे केस पर. दूसरा केस हमारा क्या था बेटा, तो सेकंड केस हमारा था नॉन डिक्रीजिंग. नॉन डिक्रीजिंग बिहेवियर का मतलब क्या है, तो नॉन डिक्रीजिंग मैंने पहले ही बता दिया कि किसी फंक्शन को नॉन डिक्रीजिंग कब बोलते हैं, किसी पॉइंट पर, जब फंक्शन उस पॉइंट पर वैल्यू या तो इंक्रीज कर रही होगी और या तो इक्वल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, डिक्रीज नहीं करेगी. तो इसका अगर ध्यान में रखना है तो आप कुछ इस तरह से इसको डिस्क्राइब करो, कुछ ऐसे कि अ फंक्शन एफ एक्स सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग इज सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग at x equal to a, at point x equal to a,
इफ एंड ओनली कंडीशंस लिख रहा हूं मैं, एफ ऑफ ए माइनस एच इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए, लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। यहां इक्वालिटी आ जाएगी, वहां स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, यहां पर इक्वालिटी के साथ इनइक्वालिटी आएगी। मतलब या तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या तो मेंटेन रिटेन हो रही हो, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया कि इसका डेफिनेशन क्या है। एच वही है पॉजिटिव इन्फिनिटेसिमल, h is tending to 0 and h is not equal to 0, ये मान करके हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसको जरा ऑब्जर्व करो। लुक एट द ग्राफ, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ पर बेटा आप ऑब्जर्व करके मुझे बताओ कि फंक्शन ए पॉइंट पर उसका बिहेवियर क्या है और बी पॉइंट पर उसका बिहेवियर क्या है, और ए माइनस एच पॉइंट पर बिहेवियर क्या है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट, तो आप बोलोगे इसके लेफ्ट में छोटी वैल्यू है और इसके राइट में बड़ी वैल्यू होती है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर है। यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट जब मैं बात करूंगा इस पॉइंट की, ए पॉइंट पर, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एफ ऑफ ए माइनस एच जो है वो तो एफ ए से छोटा है, बट एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो एफ ए के इक्वल है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड किया कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो ये नॉन डिक्रीजिंग हो गया एट x इक्वल टू ए, नॉन डिक्रीजिंग। वेरएज b पर क्या है, b पर, तो b पर अगर देखो तो फंक्शन कांस्टेंट है और इसके बाद इंक्रीज कर रहा है। तो कांस्टेंट मतलब f ऑफ b माइनस एच इक्वल टू एफ बी है, बट लेस देन एफ ऑफ बी प्लस एच। तो देखो दोनों जगह पर लेस या इक्वल टू, यहां देखो क्या लेस या इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, तो यहां लेस है यहां इक्वल टू है, तो क्या है ये। तो हमने फाइनली यहां पर भी बोला कि नॉन डिक्रीजिंग एट ए भी है और बी भी है। तो ये बात भी समझ में आ गई। एज पर द डायग्राम इट इज वेरी क्लियर that the function is non decreasing at x equal to a as well as x equal to b, क्योंकि f of a minus h f a से छोटा और f a plus h के इक्वल है। सिमिलरली b माइनस h की वैल्यू f b के इक्वल है, बट f b plus h से छोटा है। तो ये इंक्रीज कर रहा है या तो स्टेशनरी है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। अब आ जाओ तीसरा टाइप डिस्कस करते हैं बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब तो आपको सेंस समझ में आ गया, किसी पॉइंट पर डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बहुत सिंपल है कि किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब बोला जाएगा, जब f ऑफ a माइनस एच एफ ए से बड़ा होगा और एफ ऑफ a प्लस एच से बड़ा होगा। मतलब लोअर इनपुट पर वैल्यू लार्जर होगी और लार्जर इनपुट पर वैल्यू स्मॉलर होगी। तो ऐसे डिप कर रहा होगा फंक्शन, डिप कर रहा होगा। h पॉजिटिव इन्फिनिटेसिमल है एज यूजुअल। जैसे कुछ एग्जांपल अगर लें तो नेगेटिव स्लोप की कोई भी लाइन लेंगे तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। माइनस ऑफ एक्स क्यूब लेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन है। लोगरिथमिक फंक्शन फ्रैक्शन बेस पर ले लो, 0 से 1 के बीच में बेस ले लो तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसे कि कॉटेंजेंट एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि a माइनस एच पर वैल्यू लार्जेस्ट है, a पर उससे बड़ी, उससे छोटी है और a प्लस एच पे और छोटी है। तो a माइनस एच से a से a प्लस एच ट्रेवल करने की प्रोसेस में वैल्यूज रिड्यूस कर रही हैं। तो इसको हम डिक्रीजिंग बिहेवियर एट पॉइंट x इक्वल टू a बोल रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है।
इंटरवल की बात नहीं बोल रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो ये कुछ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के सम असॉर्टेड एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। तो 3 केसेस समझ में आ गया, 4 केसेस मैंने समझने की बात करी जिसमें 3 आपको समझ में आ गया, तो चौथा तो समझ में आ ही गया कि अगर डिक्रीज कर रहा हो या स्टेशनरी रहे, डिक्रीज करे स्टेशनरी रहे मतलब इंक्रीमेंट ना हो रहा हो उसकी वैल्यू में लेफ्ट से राइट ट्रेवल करते समय, तो हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बजाय उसको नॉन इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो लास्ट केस है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी नॉन इंक्रीजिंग, इंक्रीज न कर रहा हो at the point x equal to a if the value at a minus h is greater or equal to value at a and value at a is greater or equal to value at a plus h। तो ऐसे फंक्शन को हम नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। एज पर द डायग्राम अगर देखो तो इस डायग्राम पर a पॉइंट पर वैल्यू ये है, a माइनस एच पे वैल्यू बड़ी थी तो बड़े से लार्जर वैल्यू से डिप करके स्मॉलर वैल्यू आई और इसके बाद कांस्टेंट हो गया, तो ये नॉन इंक्रीजिंग है, ये कहीं इंक्रीज नहीं कर रहा है, इस पॉइंट पर डिक्रीज करता हुआ सेंस है या तो स्टेशनरी है। ऐसे b पॉइंट पर वैल्यू क्या थी, b माइनस एच पर या c माइनस एच पे वैल्यू कांस्टेंट थी और c पर वही वैल्यू है बट c प्लस एच पे वैल्यू छोटी हो गई है ना, c से c प्लस एच वैल्यू क्या है, स्मॉलर है, तो हम बोल रहे हैं कि ये नॉन इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। द फंक्शन शोन इन द ग्राफ इज नॉन इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a एज वेल एज c। समझ में आ रही बात? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, इसीलिए जानबूझ के थोड़ा कंट्रोवर्शियल डायग्राम मैं दे रहा हूं। यहां पर तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां पर डाउट आता है कि भाई यहां से यहां फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, तो यहां से यहां तक तो कांस्टेंट जा रहा है, इसके बाद ये तो इंक्रीज करा नहीं, इंक्रीज नहीं कर रहा है, इस पॉइंट से इस डॉट से नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। उसके बाद बेशक वो इंक्रीज करने लगा, लेकिन इस डॉट से, समझ रहे हो ना, इस डॉट से ब्रांच पे, राइट हैंड ब्रांच पे जाने के लिए फंक्शन का नेचर क्या है, यहां से ऐसे डिप करेगा ना, वैल्यू कम होगी, तो डिक्रीजिंग ही है। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन के लिए ये 4 स्पेसिफिक नेचर जो बताए जा रहे हैं, अगर ये आइडेंटिफाई करना आ गया, तो आप पॉइंट पर फंक्शन का नेचर मोनोटोनिसिटी के टर्म्स में कभी मिस्टेकन नहीं करोगे, हमेशा सही तरीके से डिफाइन करोगे। इस सारे पॉइंट पे जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ध्यान में रखने की, क्या, वी कैन नॉट टॉक ऑफ अ मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन एट सर्टेन पॉइंट x इक्वल टू a इफ x इक्वल टू a डजंट लाई इन डोमेन। अगर पॉइंट डोमेन में नहीं है, अगर उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो मोनोटोनिसिटी की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट की वैल्यू का रोल है इसमें, उस पॉइंट की वैल्यू, लेफ्ट नेबरिंग वैल्यू और राइट नेबरिंग वैल्यू तीनों कंपेयर होगी। अगर उस पॉइंट पर वैल्यू नहीं है तो उस पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी की बात नहीं कर सकते। तो मोनोटोनिसिटी इज अ डोमेन प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, डोमेन के अंदर ही बात होगी। दूसरी बात, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात अगर करें तो मोनोटोनिसिटी होने के लिए कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम यहां पर कहीं पर ये नहीं बोल रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हम तो सिर्फ तीनों आउटपुट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो continuity and differentiability is not at all a necessary criterion or pre-requirement for monotonicity। monotonicity एक फंडामेंटल बिहेवियर है, फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी उसके लिए जरूरी नहीं है। जैसे ये फंक्शन देखो, अब यहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑल्दो इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है। इसी तरह से यहां पर देखा आपने फंक्शन क्या है, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग है लेकिन डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की कतई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम मोनोटोनिसिटी स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखो डिसकंटिन्यूअस है बट फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए, इसको भी दिमाग में रखना है। तो
आई थिंक ये चारों पॉइंट और ये जो बेसिक फीचर्स है ये आपको समझ में अगर आ गए तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मेच्योरली फाउंड हो गई है ये चारों कॉन्सेप्ट पर या नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिसेबल है कि अगर फंक्शन कांस्टेंट है इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a, अगर फंक्शन x इक्वल टू a पॉइंट के लेफ्ट राइट नेबरहुड में कांस्टेंट है, देन इट इज कॉल्ड आइदर नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग। मतलब उस पूरे नेबरहुड में अगर कांस्टेंट है तो उसको नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं और नॉन इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब विच इज इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट दैट पॉइंट, तो वो कांस्टेंट बिहेवियर हो गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं और ये डेफिनेशंस, यही इंपॉर्टेंट है बेटा मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट पर को डिस्क्राइब या डिफाइन करने के लिए। ये समझ में आ गई तो आई कैन गारंटी कि आपको कोई ट्रबल नहीं होगा। अब ये जितने पॉइंट्स अभी तक हमने टेकअप किए वो सारे पॉइंट कौन से थे कि एक फंक्शन था और उस फंक्शन के इंटरवल के अंदर के किसी पॉइंट पर हम टेस्ट कर रहे हैं। बट जरूरी तो नहीं कि जिस पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी पूछी जाए वो फंक्शन का इंटरनल या इंटीरियर पॉइंट हो सकता है कि वो फंक्शन के डोमेन का एक्सट्रीम पॉइंट हो, आइदर लेफ्ट एंड ऑफ द डोमेन हो या राइट एंड ऑफ द डोमेन है। तो लेफ्ट एंड ऑफ डोमेन पर हम कैसे बताएंगे? इफ x इक्वल टू a इज एन एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन तो हम वन साइडेड इनइक्वालिटी की ही बात करेंगे। a पर वैल्यू और a प्लस h की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। राइट एंड वाला डोमेन होगा तो a b की वैल्यू और b माइनस h की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो वो भी एक जगह डिस्क्राइब करके लिख दो। इफ x इक्वल टू a इज अ लेफ्ट पॉइंट, लेफ्ट एंड पॉइंट, देन अगर f ऑफ a प्लस h f a से छोटा है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देख रहे हो ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लिखते जाओ ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट। f ऑफ a प्लस एच लेस देन एफ ए है तो इसका मतलब है कि इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू बड़ी है, उसके बाद डिप हो रही थी, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर f ऑफ a प्लस एच, अगर x इक्वल टू राइट एंड पॉइंट होता, राइट एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन, तो f ऑफ a प्लस a की वैल्यू, a प्लस एच तो कर ही नहीं सकते, f ऑफ a की वैल्यू और a माइनस एच की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। f ऑफ a माइनस एच एफ ए से लेस है, मतलब है कि यहां से यहां जाने में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन। तो इसी तरह से हम बाकी सारी पॉसिबिलिटीज भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपसे पूछूं, अगर ऐसा हो कि f ऑफ a माइनस एच या a प्लस एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ए, तब a पर वैल्यू है और a प्लस एच की वैल्यू a की वैल्यू से बड़ी है या इक्वल है, ऐसा। अगर बड़ी है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, इक्वल का भी पॉसिबिलिटी है तो कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब हम उसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और जब आपने बोला f ऑफ a प्लस एच ग्रेटर देन एफ ए तो ये इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर हम बोलते हैं f ऑफ a प्लस एच इज लेस देन एफ ए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर f ऑफ a प्लस एच इज लेस देन इक्वल टू एफ ए तो ये नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये मतलब डेफिनेशन वही रहेगी, बट एंड पॉइंट का मतलब है एक साइड से नहीं, सिर्फ एक ही साइड से ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर एफ एक्स जो है वो किसी पॉइंट पर फंक्शन का, भाई देखो जब आप बोलते हो ना कि इंक्रीजिंग, तो हम लोग बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव लेते हैं और बताते हैं। कब करते हैं डेरिवेटिव की बात? जब फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव बताता है रेट ऑफ चेंज, इंक्रीमेंट का नेचर, साइन। डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीमेंट पॉजिटिव हो रहा है, मतलब फंक्शन बड़ा हो रहा है। डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इंक्रीमेंट नेगेटिव हो रहा है, फंक्शन डिप कर रहा है। डेरिवेटिव जीरो मतलब ना तो इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। ये कॉमन सेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो आप ये नहीं बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर स्ट्रिक्टली
नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग या कांस्टेंट है, इसे नहीं बोलेंगे। किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव जो जीरो होने के बावजूद फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है, तो ये भी एक पॉइंट करके लिख दो। इफ fx may be strictly increasing at a even if the derivative at a becomes 0। और यही बात फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है, जैसे कि एक फंक्शन लिया x क्यूब या tan x, ये सब टिपिकल एग्जाम्पल है। x क्यूब फंक्शन है, x क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर है। तो f डैश जीरो क्या है, जीरो है, बट f ऑफ जीरो माइनस h, f ऑफ जीरो और f ऑफ जीरो प्लस h को फाइंड करो, ये आएगा माइनस एच क्यूब, और ये जीरो होगा, माइनस एच क्यूब जीरो से लेस होगा और एच क्यूब जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब हमने ये क्लियर कट इवेलुएट किया कि एफ जीरो माइनस एच एफ जीरो से छोटा है और एफ जीरो प्लस एच से छोटा है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बेशक उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर क्या है, जीरो है। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव स्ट्रिक्ट सेंस में डेरिवेटिव के बेसिस पर हम डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि फंक्शन उस पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं माइनस टेन एक्स फंक्शन ले लूँ, y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टेन एक्स, है ना, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा होगा, ऐसा, और ये फंक्शन जीरो पर इसका डेरिवेटिव फिर से जीरो है। टेन स्क्वायर ले लो, टेन स्क्वायर एक्स, तो y प्राइम जो होगा वो आएगा माइनस टू टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो f डैश जीरो जीरो आएगा। बट ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि f ऑफ जीरो माइनस एच, टेन स्क्वायर भी मतलब बेटा टेन क्यूब ले लो, थ्री टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ऐसा। तो f ऑफ जीरो माइनस एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा, f ऑफ जीरो जीरो होगा और f ऑफ जीरो प्लस एच नेगेटिव होगा। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव से जीरो और जीरो से नेगेटिव हो रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे तमाम एग्जांपल मिलेंगे जहां पर डेरिवेटिव जीरो है फिर भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट what you should know in order to properly understand the monotonicity at specific point. Question करिए, find the monotonicity of function fx equal to 1 upon x minus 1 at x equal to 1। तो ऐसे केस में देखो x equal to 1 पर हमें मोनोटॉनिसिटी चाहिए, तो यूजुअली क्या करते हैं कि बच्चे y प्राइम लिख देते हैं, y प्राइम आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और बोला अच्छा जी ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा बोल देते हैं। मेजॉरिटी मोर देन 90% बच्चे ऐसा बोल देते हैं, थॉटलेसली, बिना चीज़ों को अच्छे से समझे हुए, बिना उस पर थॉट दिए हुए, ऐसा मैकेनिकली रट्टा लगा के रखा हुआ। ये नहीं होगा, आपको अच्छी तरह से पता है क्यों नहीं होगा। इट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग, व्हाई दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन? बिकॉज एट fx at x equal to 1 fx is not defined। वन पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, सो वी कैन नॉट टॉक ऑफ मोनोटॉनिसिटी एट 1 एट दिस पॉइंट।
तो फंक्शन की मोनोटोनिसिटी हम उसी पॉइंट पर बात करेंगे जहां पर वो डिफाइंड है। अब मान लो x इक्वल टू 2 पर बात कर सकते हैं कि नहीं, तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। x इक्वल टू 2 पर क्या हमें फंक्शन का नेचर जानने के लिए डिफरेंशिएट करना जरूरी है? बोले जरूरी नहीं है, हम बिना डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं। कैसे? तो x इक्वल टू 2 पर f ऑफ 2 माइनस एच क्या होगा? तो x की जगह 2 माइनस एच करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एच, और f ऑफ 2 क्या होगा? तो 1 होगा, और f ऑफ 2 प्लस एच क्या होगा? f ऑफ 2 प्लस एच क्या होगा? तो ये 1 प्लस एच हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा भाई देखो, आपको अच्छी तरह से पता है कि h अगर पॉजिटिव है तो 1 प्लस एच 1 से बड़ा होगा और 1 माइनस एच 1 से छोटा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब रेसिप्रोकल करेंगे तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या बोलता है भाई कि इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। इसका मतलब है कि f ऑफ 1 माइनस एच जो है वो f1 से बड़ी है और f ऑफ 1 जो है f ऑफ 1 प्लस एच से बड़ी है। तो इनपुट तो इंक्रीज कर रहे हैं बट आउटपुट डिक्रीज कर रहा है, तो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर मैं डेरिवेटिव से जाऊं तो वो तो खैर है ही भाई, डेरिवेटिव से तो पता चल ही रहा है कि ये हर पॉइंट पर डिक्रीजिंग है एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 जहां पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट को देख लो। सेकंड पार्ट में क्या था? सेकंड पार्ट में बोला गया कि एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो भाई हमने सबसे पहले वॉच किया कि भाई 0 जिस पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। यस, फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड है तो हम डेरिवेटिव से भी पता कर सकते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बट मैंने बोला, जैसा कि मैंने बोला, डेरिवेटिव कतई नेसेसरी नहीं है मोनोटोनिसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मेरे पास दूसरा तरीका क्या था? तो मैं बोलता कि 0 के लेफ्ट में तो 3 माइनस एच और 3 प्लस एच में क्या ऑर्डर है बेटा? तो ऑब्वियसली 3 प्लस एच 3 से बड़ा है और 3 माइनस एच से बड़ा है। तो 1 अपॉन 3 माइनस एच एंड 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3 प्लस एच का ऑर्डर क्या होगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो ये रिवर्स हो गई। तो क्लियर आ गया कि f ऑफ 0 माइनस एच जो है वो बड़ा है f ऑफ 0 से, और f ऑफ 0 बड़ा है f ऑफ 0 प्लस एच से। मतलब हम ये क्लियर देख रहे हैं कि बाय इंक्रीजिंग द इनपुट आउटपुट इज डिक्रीजिंग, बाय इंक्रीजिंग x fx इज डिक्रीजिंग। तो ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मोनोटोनिसिटी एक फंडामेंटल नेचर है और डेरिवेटिव वगैरह जो है वो एक टूल मात्र है टू डिटरमिन द मोनोटोनिसिटी, दैट टू व्हेन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नॉट ऑलवेज। तो बिना डेरिवेटिव के भी हम मोनोटोनिसिटी की बात कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये बात भी समझ में आ गया। अब जो कुछ भी अभी तक डिस्कस हुआ बेटा उसकी अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है, ठीक है। अब ये टेस्ट क्या है? मैं कुछ पिक्चर्स, कुछ डायग्राम्स शो करूंगा और विदाउट नोइंग, विदाउट डिफाइनिंग माय आंसर, यू हैव टू रिप्लाई वेदर द फंक्शन इज strictly increasing at that point or strictly decreasing at that point or non-increasing at that point or non-decreasing at that point or neither increasing nor decreasing, means constant at that point. तो पहला ग्राफ है x इक्वल टू a पर ये फंक्शन का नेचर क्या है? तो आप हमेशा उस पॉइंट के इमीडिएट लेफ्ट ब्रांच पे एक पॉइंट पर फंक्शन का अपनी पेन का डॉट रखो, फिर उस लेफ्ट नेबरहुड से उस पॉइंट पर जाओ और उस पॉइंट से राइट नेबरहुड में जाओ और उसमें देखो कि आपका y का कोऑर्डिनेट के अलोंग मूवमेंट क्या हो रहा है।
तो अगर मैं लेफ्ट पॉइंट से उस पॉइंट पे जाता तो इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद राइट ब्रांच पे जाने के लिए डिक्रीज कर रहा है, तो ये ना तो इंक्रीजिंग बोला जाएगा ना तो डिक्रीजिंग। लेफ्ट से पॉइंट पर आने, ए माइनस एच से ए पर आने के लिए इंक्रीज कर रहा है, और ए से ए प्लस एच आने पे डिक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हुआ? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलो ये सेकंड पर क्या हुआ? सेकंड में फंक्शन पॉइंट से पॉइंट पर, लेफ्ट से पॉइंट पर आने के लिए डिक्रीज कर रहा है, और यहां से राइट जाने के लिए इंक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, नो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये मिनिमा पॉइंट है, ये मैक्सिमा पॉइंट है। तो अगर कोई पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, अगर उस पॉइंट की वैल्यू दोनों नेबरहुड की वैल्यू से बड़ी है, तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग होगा तो पॉइंट मैक्सिमा नहीं हो सकता। ऐसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमा मिनिमा हुआ मतलब है कि पॉइंट फंक्शन उस पॉइंट पर ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। तो ये भी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। अब इसको देखो, ए पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर क्या है? तो इंक्रीजिंग एंड अगेन इंक्रीजिंग, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस पॉइंट पर बिहेवियर क्या है? तो वैल्यू यहां बड़ी है, फिर ड्रॉप हुई, फिर इंक्रीज करी, तो मिनिमा पॉइंट हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इस पॉइंट पर क्या हुआ? इंक्रीज करते हुए यहां जा रहा है, फिर यहां के बाद फिर से इंक्रीज कर रहा है यहां जाने के लिए, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस पॉइंट पर क्या होगा? मिनिमम पॉइंट है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इस पॉइंट पर क्या है? जस्ट पॉइंट पर देखना है, उसके लेफ्ट राइट में, लेफ्ट में नहीं, इस पॉइंट से ए माइनस एच से ए पर आने के लिए डिक्रीज हुआ, और ए से ए प्लस एच जाने के लिए फिर डिक्रीज हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ए माइनस एच से ए पर जाने के लिए इंक्रीज किया, और ए से ए प्लस एच स्टेशनरी कांस्टेंट हो गया, तो ये नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो क्लियर है, नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये नहीं देखना यहां डिक्रीज कर रहा है, नो, हमें सिर्फ इस पॉइंट से राइट पे जाने के समय जंप होगा अपवर्ड, और लेफ्ट से इस पॉइंट पे आने के लिए इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है जी। तो many a times ऐसा होगा in the beginning, looking at these various kind of graph, at certain point you will wrongly predict, but धीरे धीरे ये गलतियां करोगे, फिर डिस्प्ले होगा, फिर थोड़ा थॉटफुली जाके सोचोगे डेफिनेशन एक्चुअली क्या थी, क्या कंपेयर करना था, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे किसी पॉइंट पर हम मोनोटोनिसिटी को डिटरमिन करते हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कैसे डिटरमिन करते हैं। तो इसके बाद आता है बेटा, हाउ डू वी टेस्ट मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, कि किसी भी फंक्शन की मोनोटोनिसिटी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कैसे टेस्ट करते हैं। कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी को टेस्ट करने का क्या प्रोसीजर है। तो मोनोटोनिसिटी का टेस्ट करना मतलब क्या, कि भाई उस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, ये कैसे टेस्ट करेंगे, यही बात हुई ना मोनोटोनिसिटी टेस्ट करने का मतलब। तो दो तीन बातें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हम किस तरह के फंक्शन की मोनोटोनिसिटी टेस्ट कर रहे हैं। क्या वो फंक्शन डिस्क्रीट फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, फंडामेंटली जाना पड़ेगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मेरे पास इजियर टूल्स भी अवेलेबल हैं। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात करेंगे कि अगर कोई फंक्शन किसी सर्टेन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है
तो हम मोनोटॉनिसिटी कैसे टेस्ट करेंगे? तो आप लिख दो इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, या फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ऐसे लिख दो, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। तो अगर फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फाइंड एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। दैट इज, इसी को एफ डैश ए भी बोलते हैं। अब इसका साइन देखेंगे, ठीक है? क्या बातें होंगी अगर ये डेरिवेटिव क्या होता है? तो आपको पता है कि एफ डैश ए जो होता है बेसिकली वो होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच की वैल्यू होती है जब एच बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, एच इज टेंडिंग टू 0। एच हमेशा पॉजिटिव है। अगर एफ डैश ए पॉजिटिव है मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव है, और न्यूमरेटर पॉजिटिव मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच। तो पॉइंट्स, कंक्लूजन्स लिखते जाएंगे। पहला कंक्लूजन, राइट, इफ एफ डैश ए इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ए का ऑर्डर क्लियर हो गया, इंक्रीज करता हुआ होगा। यहां से देखो, अगर एफ डैश ए पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा। न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा का मतलब वो है कि एफ ऑफ ए प्लस एच बड़ा होगा एफ ए से। इसी तरह से अगर लेफ्ट डेरिवेटिव से जाओ तो आता है एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। अब अगर आप बोलते हो कि एफ डैश ए पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर तो नेगेटिव है, माइनस एच नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा। न्यूमरेटर नेगेटिव होगा तो एफ ऑफ ए माइनस एच में से एफ ए सब्ट्रैक्ट करके लेस देन 0 आ रहा है, तो एफ ए बड़ा है एफ ए माइनस एच से। तो ये बातें बिल्कुल सर्टिफाई हो जा रही हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर उस पॉइंट पर फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो लिखेंगे एफ एक्स इज strictly increasing at x equal to a। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो एफ डैश ए अगर नेगेटिव आ गया तब हम क्या बोलेंगे? तो उसी तरह से अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, प्रूव हो जाएगा, विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, प्रूव हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला जाएगा। एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये भी मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है, हमें रट्टा नहीं लगाने की जरूरत है। अगर डेरिवेटिव 0 आ गया, अगर डेरिवेटिव एफ डैश ए उस पॉइंट पर 0 आ गया तब, तो 0 आने पर हम कुछ नहीं प्रेडिक्ट करेंगे। 0 आने पे हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट नेबरहुड में डेरिवेटिव का साइन देखेंगे। तो हम क्या करेंगे? डिटरमिन द साइन ऑफ, लिख दो, देन एग्जामिन आर डिटरमिन, ऐसे लिखो, एग्जामिन आर डिटरमिन द साइन ऑफ derivative f dash at a minus h and a plus h।
तो एफ डैश ए माइनस एच और एफ डैश ए प्लस एच का साइन देखेंगे तो तीन बातें होंगी, रादर चार बातें हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हैं, एफ डैश ए माइनस एच ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डैश ए प्लस एच भी ग्रेटर देन जीरो। तो बेशक उस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो है, बट लेफ्ट में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट में भी पॉजिटिव है, तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए। जैसे कि आपने एक्स क्यूब का दिया था ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, टेन क्यूब एक्स। बट अगर हमने डेरिवेटिव a माइनस एच और a प्लस एच का डेरिवेटिव लिया और दोनों नेगेटिव आ गया, तो हम बोलेंगे क्या कि एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन स्पाइट दैट द डेरिवेटिव एट a is जीरो एट x इक्वल टू a। एग्जाम्पल अपने आप फ्रेम कर लेंगे, तो ये सारा कंडीशन है जब डेरिवेटिव एट a जीरो है तो हम डेरिवेटिव एट a माइनस एच और डेरिवेटिव एट a प्लस एच को के साइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं, एफ डैश a माइनस एच एंड एफ डैश a प्लस एच ऑफ अपोजिट साइन, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी है, तो यहां इंक्रीज कर रहा है यहां डिक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमा फॉर्म हो जाएगी, इधर डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो ऐसा मिनिमा फॉर्म हो जाएगा। तो मिनिमा हुआ तो भी मोनोटोनिक नहीं होगा और मैक्सिमा हो गया तो भी मोनोटोनिक नहीं होगा। तो हम बोलेंगे इस केस में फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक एट एक्स इक्वल टू ए। This implies fx non-monotonic at x equal to a। याद है ना, मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट का क्या डेफिनेशन था? अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक एट सर्टेन पॉइंट x equal to a if and only if it possesses exactly any one of those four natures: strictly increasing, strictly decreasing, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। ये चारों में से कोई एक नेचर होना चाहिए, तभी हम उसको मोनोटोनिक बोल सकते हैं। एंड लास्टली अगर ये दोनों डी जीरो हो जाए, एफ डैश ए माइनस एच भी जीरो हो जाए और एफ डैश ए प्लस एच भी जीरो हो जाए और एफ ए तो जीरो है ही, तब बेटा बोलेंगे कि एफ एक्स जो है कांस्टेंट है। एफ एक्स इज कांस्टेंट एट x इक्वल टू a। तो ये बात आई कि किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन की मोनोटोनिसिटी किसी सर्टेन पॉइंट पर हम कैसे डिसाइड करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई, अंडरस्टैंड कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया, तो टेस्टिंग एट अ पॉइंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जो सेशन होगा उस नेक्स्ट सेशन में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स करेंगे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन की मोनोटोनिसिटी पर प्रॉब्लम्स करेंगे, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बट कॉन्टिन्यूअस है तो भी हम अप टू सम एक्सटेंट डेरिवेटिव के बेसिस पर मोनोटोनिसिटी डिफाइन कर सकते हैं, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और फिर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, डिस्कनेक्टेड है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो वहां पर डेरिवेटिव के बेसिस पर मोनोटोनिसिटी का डिस्क्राइब करना या डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको कैसे करेंगे, दैट विल बी द स्कोप ऑफ डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बिकॉज ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, कॉन्सेप्चुअल बात है, तो मैं बोलूंगा कि इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, सारे पॉइंट को एक बार फिर से अपने आप को पॉज करके, इमेजिन करके, विजुलाइज करके, हर केसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल सोच सोच करके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी की स्टेज तक ले जाओ। तो ये चैप्टर जो है, बिकॉज दिस चैप्टर इज द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, मैक्सिमा एंड मिनिमा, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम,
हर जगह पर यही फंडामेंटल बात इस्तेमाल होगी। तो इसकी क्लैरिटी मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपके बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, कमांड कमांड कर लेंगे आप पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस को। तो आज की बात यहीं तक। इसके ऊपर आप सम्स करिए बेटा, इस वीडियो को फिर से आप रिव्यू कर लेना एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास when we will discuss the problems on these things. Okay.